Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the derivation of rate constant for the second order reaction. We have already discussed about the derivation of rate constant for the zero order reaction and the first order reaction. And the formula which comes out to be for the rate constant for the zero order reaction is K is equal to X by T. And for the first order reaction is K is equal to 2.303 divided by T log A upon A minus X, where A is the initial concentration and A minus X is the concentration of the reactant after time T. तो हमने रेट कांस्टेंट के फार्मूले पहले डिराइव कर लिए थे और साथ के साथ हमने हाफ लाइफ पीरियड के फार्मूले क्या थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो भी हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिए हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और उसके ऊपर आपके आते हैं काफी सारे न्यूमेरिकल्स। सिमिलरली अब हम डिराइव करेंगे एक डेरिवेशन फॉर द रेट कांस्टेंट जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? द रिएक्शन which depend upon the two concentration term of the reactant। अब two concentration term कैसे हो सकता है? reactant एक ही हो, उसके दो मोल हो, जैसे 2A react 2 mole of A react with each other to give the product। ऐसा भी हो सकता है कि एक तो A रिएक्टेंट हो, दूसरा आपका B रिएक्टेंट हो, A और B आपस में कोलाइड कर जाएं तो 1 मोल ऑफ A और 1 मोल ऑफ B मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ A एंड वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ B, तो भी वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। तो दोनों टाइप के डेरिवेशन अब हम आपके सामने डिराइव करेंगे और फिर बाद में हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। So let's proceed towards today's lecture on the derivation of rate constant for the second order reaction। तरीका वही रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। अगर आपने अच्छे से पहले किया है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, आपने रिवाइज करके आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। नाउ द फर्स्ट हेडिंग इज द डेरिवेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट K फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग only one type of reactant, only one type of reactant। For example, here is a reactant that is represented by capital A which react with each other to give the products। और हमें क्या मिल गए? प्रोडक्ट। अब हम एक टेबल ड्रा करेंगे, उसी टाइप से हर न्यूमेरिकल में आपको ये टेबल ड्रा करनी होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप ये टेबल ड्रा नहीं करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप परफेक्ट तब होंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल निकालने के लिए जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर द बिगिनर्स जो बिल्कुल शुरू में सीख रहे हैं, अपने न्यूमेरिकल्स निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसको इसी पैटर्न से अपना काम करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिखते हैं? टाइम। इन मिनट्स भी हो सकता है, इन सेकंड भी, आमतौर पे हम सेकंड ही लेते हैं। सेकंड में क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट में कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। व्हेन टाइम इज जीरो, what is there in the container? कंटेनर में क्या था? कंटेनर हैज ओनली द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो प्रोडक्ट, वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता। व्हेन टाइम इज जीरो मींस जस्ट आपने रिएक्टेंट ले रखे हैं, तो उस वक्त क्या होगा आपके पास? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी? A। और व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ X? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? value of X is 0 because there is no product at all at the initial time when time is 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। बट when time is t, टाइम t हो गया। t मीन्स वो कोई भी टाइम हो सकता है, आपके हो सकता है रिएक्शन स्टार्ट हुए 10 सेकंड हुए, 20 सेकंड हुए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 आवर एंड सो ऑन, ऑल दीज कॉल्ड टी टाइम। उस सभी को आप टी टाइम कहते हैं। तो कोई समय हुआ, तो कुछ समय हुआ, तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका बन गया। प्रोडक्ट कितना बना? एक्स मोल्स पर लीटर। ये आप जरूर ध्यान रखें, कंसंट्रेशन को आप हमेशा ही मोल्स पर लीटर में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में आप कंसंट्रेशन को लेंगे। तो प्रोडक्ट मान लीजिए एक्स बन गए, मींस एक्स मोल ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट बच कितने गए? तो व्हाट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी? दैट इज A माइनस एक्स इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, क्योंकि जो रिएक्टेंट ही हैं वो बचे हुए ही तो रिएक्टेंट है कंटेनर के अंदर, जो आपस में अब कोलाइड करेंगे और फिर और ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस रिएक्शन का जो चलना है वो किस बात पे डिपेंड करता है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। तो वही अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी?
तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था, सिंपल डेफिनेशन भी आपने पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो R इज इक्वल टू dx बाय dt, प्लस माइनस साइन आप लगा देते थे। प्लस किस लिए, फॉर द प्रोडक्ट्स, और माइनस किसके लिए, फॉर द रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज। उसके बाद रेट लाने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो के आ जाता है, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के, और रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर में उसके कोएफिशिएंट जो हम n लिखेंगे, और अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में तो जो n हमने लिखा पावर में, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n हियर इज व्हाट, दैट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो n की वैल्यू बोलो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि हम जो डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो पुट द वैल्यू ऑफ n, देखो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू तो बोलो आप क्या पुट करेंगे, दैट इज 2। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, आप देखो ऊपर जो हमने अभी टेबल ड्रा की थी उसमें देखें, व्हेन टाइम इज t द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज a माइनस x। तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट की जगह तो क्या पुट कर देंगे, a माइनस x, और n की जगह हम क्या पुट करेंगे, बिकॉज द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो पुट द वैल्यू ऑफ n एज 2, और फिर हम फर्दर डेरिवेशन अपना डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू k, और रिएक्टेंट की जगह a माइनस x और रेज़ टू द पावर में 2। इसके बाद जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है। देखो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये दो फैक्टर है हमारे पास, दैट इज dx बाय dt, और ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू k a माइनस x रेज़ टू द पावर 2। तो मींस dt को आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे k के पास, k dt हो जाएगा, और a माइनस x की पावर 2 इसको आप कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे नीचे, जहाँ पे dt इंटरचेंज कर लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, बोलो dx के नीचे बोलो कौन आ गया, a माइनस x रेज़ टू द पावर 2, और आगे क्या है, इक्वल टू k dt। अब हम इस रिएक्शन को क्या करें, अब इसको सिंपल एक ही तो काम करना होता, आप याद करें पीछे स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगी, वेदर द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर और द फर्स्ट ऑर्डर और द सेकंड ऑर्डर, जो डेरिवेशन की स्टेप्स हैं, दी स्टेप्स शुड बी सेम, वो सेम रहनी ही चाहिए आपकी, और वो सेम होंगी भी। अब देखो नेक्स्ट, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो इंटीग्रेशन का आपने साइन लगा दिया, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे अब इसका, तो उसके लिए बेसिक स्टेप क्या है, देखो ये जो आपने यहाँ पे लिखा a माइनस एक्स रेज टू द पावर 2, अगर आप इसको ऊपर ले जाएं, देखो यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर जाते ही क्या बन जाएगा, ये a माइनस एक्स और रेज टू द पावर में क्या आ जाएगा, माइनस टू हो जाएगा ऊपर जाते ही। और जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके दौरान क्या करते हैं, आप ऐसा करेंगे कि जो आपकी ऊपर जाके बोलो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ये ऊपर जाके बन जाएगा d, देखो ये x तो है ही ना यहाँ पे, और ऊपर जाके क्या बनेगा, ये a माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2। आप इसमें क्या करेंगे, +1 तो ऐड कर देंगे, +1 आप ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्लियर हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस ये देखें कि यहाँ पे जो x है, x देखो यहाँ पे ये कैसा साइन है, बोलो माइनस, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे और डिवाइड बाय माइनस करेंगे। देखो आप अगली स्टेप में दिखाई देते हैं, हमने देखो क्या किया, a माइनस एक्स रेज टू द पावर में क्या आ गया था, बोलो ऊपर जैसे मैंने बताया -2, क्या ऐड किया, +1, उसके बाद बोलो हमने क्या किया, जो a माइनस एक्स में बोलो कैसा साइन है, -1, तो देखो यहाँ पे -1, और ऊपर जो आपने देखो ये किया नीचे -1 क्यों आया, क्योंकि आपने जो लिखा ना -2 + 1, बोलो इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा, ये दैट इज -1। तो जो ये आंसर आता है प्लस करने के बाद जो भी बचे उसी से नीचे क्या कर देते, बोलो हम डिवाइड, प्लस ये जो -1 यहाँ पे आया, ये कहां से आया, क्योंकि a माइनस एक्स में x के साथ कैसा साइन है, माइनस, तो ये इस वजह से आया यहाँ पे। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन के रूल होते हैं आपके। तो अब आपका बोलो क्या बच गया इसके बाद, इतना होने के बाद देखो ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, -1 से -1 बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, ऊपर क्या बच गया था, a माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, नीचे आके क्या बच गया, बन गया 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस 1, पावर में देखो +1 हो जाएगा नीचे आके। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, सिंपल इंटीग्रेशन का रूल था ये आपका, ये हमने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे। इसके बाद देखो अब क्या करें, सोचें नेक्स्ट स्टेप क्या थी, जल्दी बताओ। अगली स्टेप में हम ये करते थे, जो इक्वेशन नंबर 1 जैसे हमारी बनी, यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते थे, आपको ध्यान हो तो बताएं शहबाज जल्दी से, क्या थी वो कंडीशन। कंडीशन थी जो टेबल के अंदर पॉइंट नंबर 1 है, देखो ये व्हेन टाइम इज 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज a एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज, मतलब बताएं क्या थी, x इज इक्वल टू 0, मींस व्हेन टाइम इज 0
द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, दैट इज द कंडीशन, उसको अप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 में। मींस व्हेन टाइम इज 0 द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, देन द इक्वेशन 1 बिकम्स, मींस टी की जगह क्या पुट कर दे बोलो यहाँ पे 0, एक्स की जगह बोलो क्या पुट कर दे यहाँ पे 0, तो बोलो क्या बच गया, तो यहाँ पे आपका बच गया, देखो ये 0 हमने पुट कर दिया, ये 0 पुट कर दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 1 अपॉन a, the value of constant is 1 upon a. Now put the value of that constant in equation number 1. देखो जो ये वैल्यू आ गई है, देखो ये 1 by a, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इस कांस्टेंट की जगह इसको क्या कर दें, पुट कर दें आप। Now put the value of constant in equation number 1. पुट करते ही देखो क्या आया, 1 अपॉन a माइनस एक्स एज सच है, और देखो ये हमने पुट कर दी यहाँ पे कांस्टेंट की जगह, देखो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब उसके बाद क्या करें, बड़ा सिंपल सा काम, आपके जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बोलो 1 अपॉन ए, इसको देखो दूसरी साइड में यहाँ पे ले जाएं तो बोलो क्या आ गया 1 अपॉन ए माइनस एक्स, माइनस देखो ये उधर जाके क्या हो गया माइनस, ये प्लस का था ना यहाँ पे 1 अपॉन ए के आगे बोलो कैसा साइन था यहाँ पे प्लस, ये जब दूसरी साइड में हम लेके गए तो क्या हो गया माइनस, के टी देखो आपका एसएच रहा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद सिंपल चीज कि आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, तो आपने एलसीएम लिया, नीचे बोलो कौन है ए माइनस एक्स और ए, तो हमने नीचे क्या लिखा ए ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो ये ए माइनस, अगर इस फैक्टर में करें, देखो इस साइड वाले फैक्टर में अगर हम करें तो बोलो क्या आ जाएगा ए माइनस ये x, तो बोलो क्या बच गया ए, तो ऊपर देखो ए आ गया, यहाँ पे ए से ए कैंसिल, तो ऊपर बोलो क्या बच गया ए माइनस एक्स। तो अब इसमें से बोलो क्या माइनस हो जाएगा, पता है आंसर क्या आएगा, ए माइनस में ए है ना, तो ये से ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऊपर एक्स प्लस का हो जाएगा, एक्स किस चीज का हो जाएगा प्लस का, तो देखो 1 अपॉन टी, देखो के वहीं पे रह गया, टी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए तो 1 अपॉन टी हो गया, देखो यहाँ पे ऊपर कौन बच गया था एक्स, और नीचे कौन बच गया ए ब्रैकेट में ए माइनस एक्स। अब इसके बाद देखो हमने क्या किया, इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये देखा होगा ना कि जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, देखो उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार देखो ऐसे ए कैपिटल ए लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के उसके ऊपर नोट लगा देते हैं। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ए माइनस एक्स से लिखते हैं, या सिंपली हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ए से आप लिख दें, दोनों रिप्रेजेंटेशन ही ठीक है। बुक्स के अंदर कहीं पे तो यही चलता है जो मैंने आपके लिए पहले लिखा था, देखो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है स्मॉल ए, देखो ये स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने टेबल में दिखा रखा है, और या हम कैपिटल ए को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के ऊपर नोट लगा देते हैं, बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वही हमने लिखा है, देखो यहाँ पे जो स्मॉल ए था उसकी जगह बोलो हमने क्या लिख दिया ए नॉट, और a माइनस एक्स दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, देखो मैंने टेबल में भी लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में a लिख दे, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में a, बोथ रिप्रेजेंटेशन आर सेम, दोनों सेम है, बोथ आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल ठीक भी हैं। डिफरेंट बुक्स के अंदर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, एग्जाम में भी क्या पता कौन सी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। कई बार तो ऐसा भी कर देते हैं, जैसे हमने ए लिख दिया यहाँ पे, कई बुक्स वाले क्या करते हैं वो कंसंट्रेशन को सी से ही लिख देते हैं, जैसे हमने ए से लिखा ना यहाँ पे, ये सी कैपिटल सी और सी नोट, यानी देखो सारी रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए, कभी आप एग्जाम वाले दिन कोई न्यूमेरिकल आ जाए और वहां पे आप पजल ना हो जाए, तो इसलिए ये बातें आपको बता दी, इससे अलग कभी कोई रिप्रेजेंटेशन आती नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट होते तो डेरिवेशन कैसा हो जाएगा, अब हम उसको डिराइव करते हैं। देखो इनिशियली कि वी हैव अ रिएक्शन वेयर वी हैव द टू रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट विद ईच अदर इफेक्टिवली टू गिव द प्रोडक्ट्स, और हमें प्रोडक्ट मिल गया, उसी टाइप से टेबल बनाएंगे। बोलो फर्स्ट कॉलम क्या था टाइम, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। व्हेन टाइम इज 0 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं तो ए एंड बी लिखा, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट तो बने ही नहीं थे, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। व्हेन टाइम इज t time, after the time t what is the concentration of the product formed, x moles per liter, x moles per liter आपके प्रोडक्ट बन गए। now what will be the remaining concentration of the reactant, a minus x and the b minus x। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम t, जब टाइम t बीत चुका है तो उस वक्त उस टी टाइम के ऊपर रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी, वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना कि उस वक्त कंटेनर में कितने हैं रिएक्टेंट, क्योंकि जो उस वक्त कंटेनर में रिएक्टेंट है वही तो आपस में आप कोलाइड करेंगे और वही तो बताएंगे कि नाउ व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा आर इज इक्वल टू, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय
R is equal to dx by dt is also given by, बोलो क्या था आपका फार्मूला, रेट लॉ के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। और हमने ऐसे कहा था, एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। अब देखो दो दो है आपके पास रिएक्टेंट, तो देखो दो बार लिखा, देखो लिखा ना हमने प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो ये पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, तो बन गई वही डेफिनेशन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज, अगर के ना होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। देखो ये प्रोडक्ट का साइन है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट में लिख रखा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, क्योंकि टोटल सम क्या हो जाएगा बोलो इनका, क्योंकि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, 1 कंसंट्रेशन टर्म फर्स्ट रिएक्टेंट की, 1 कंसंट्रेशन टर्म सेकंड रिएक्टेंट की, तो a माइनस एक्स रेज टू द पावर 1, सिमिलरली b माइनस एक्स रेज टू द पावर 1, देखो हमने कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद बोलो अगली स्टेप क्या थी, ध्यान से बताएं। अगली स्टेप थी तो dx बाय, देखो जो dt है, इसमें जो dt है इसको तो ले जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर k के पास, तो k dt बन जाएगा, और जो ये कंसंट्रेशन होती है इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx के डिवाइडेड में ले आए। देखो अगली स्टेप हमने बिल्कुल वही की जो लास्ट में हमने डेरिवेशन डिराइव किया था, जिसमें एक ही टाइप के रिएक्टेंट थे, आपने डायरेक्ट क्या कर दिया था, क्योंकि वहां पे तो सिंपल क्या आया था, dx के डिवाइडेड में, सिंपल वहां पे आया था dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, सिंपल इतना था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एक्स। अब हम क्या करें, हम एक स्टेप और करनी पड़ेगी, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का देखो ये पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, इसको हम रिजोल्व कर देंगे, रिजोल्व द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। और देखो ये स्टेप से आपके सामने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंपल एलसीएम लें, देखो इस पार्ट का, देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका हम क्या लेंगे, उसी टाइप से एलसीएम, इंटीग्रेशन भी करेंगे एलसीएम भी लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करना तो देखो आपको आता ही है। देखो आपने क्या किया, हम एलसीएम से पहले इंटीग्रेशन ही कर देते हैं इसका। देखो ये जो इतना पार्ट है 1/b माइनस एक्स, देखो ये अगर अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करें तो आपने पीछे सीखा था ना 1/a माइनस एक्स का क्या था, बताएं शबाज क्या था उसका, अभी अभी तो किया था आपने। तो देखो 1/a माइनस बी, देखो ये फैक्टर एज सच है, देखो ये वाला दूसरा फैक्टर, देखो हमने सिर्फ इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन लगाया है। अब उसके बाद अब इंटीग्रेशन करते हैं हम, देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हमने पहले सीखा था जब आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी वहां पे आया था ये 1/a माइनस एक्स, जो आप लिखते थे, बोलो क्या होता है 1/a माइनस एक्स होता, चाहे यहाँ पे b माइनस एक्स है तो इसका फार्मूला डायरेक्ट है, बोलो क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ b माइनस एक्स। सिमिलरली 1/a माइनस एक्स का क्या होगा, देखो इतने फैक्टर का इंटीग्रेशन, देखो इतने फैक्टर का इंटीग्रेशन, बोलो क्या होगा माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और ये जो साइन है ये माइनस का साइन तो देखो एच सच है, तो 1/b माइनस एक्स का क्या हुआ माइनस लॉग ऑफ b माइनस एक्स। और ऐसे ही आपके 1/a माइनस एक्स का क्या हुआ, बोलो इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स, ये नेचुरल लॉग है, ये बेस 10 वाला नहीं, इसको तो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद देखो a 1/a माइनस बी, ये तो देखो एच सच रहा आपका, आगे k dt का बोलो क्या बन गया kt प्लस में समथिंग कांस्टेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट बताएं, इंटीग्रेशन भी हमने कर दिया, उसके बाद कंडीशन क्या लगाते थे, कंडीशन इज वेरी सिंपल, व्हेन टाइम इज जीरो तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज जीरो, वो अभी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने लॉगरिथम का फार्मूला लगाया, देखो यहाँ पे बोलो फार्मूला क्या है, बड़े ध्यान से देखें 1/a माइनस बी, तो देखो एच सच है। अब ये देखो ये जो दो फैक्टर, देखो ये दो फैक्टर, इसमें क्या है ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फैक्टर तो देखो आपका प्लस का हो जाएगा, देखो ये इन दोनों को मिला के बोलो क्या बनने वाला है यहाँ पे, इन दोनों को मिला के बनेगा प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करें, सिंपल फार्मूला है ना आपका, बोलो क्या फार्मूला है, फार्मूला आपका ये है log m प्लस log n हो आपके पास, तो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है log m मल्टीप्लाइड बाय n। लेकिन अगर log m माइनस log n हो तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज log m डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे बोलो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला फैक्टर, देखो ये इतना ही जो हिस्सा है आपका, बोलो ये क्या बन गया, यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस होके देखो log a माइनस
x तो देखो प्लस का बन गया, हो गया ना। देखो मैंने, देखो दोबारा बताता हूँ कौन सा हिस्सा, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया बोलो आपका प्लस, तो इसलिए इसके आगे तो देखो प्लस आ गया, a माइनस एक्स के आगे माइनस ऐसा रहा, देखो माइनस में log ऑफ b माइनस एक्स। देखो ये फैक्टर हम पहले लिख देंगे बाद में, और चीजों को हम शो नहीं कर रहे, देखो ये और ये चीजों को हम शो नहीं कर रहे, सिर्फ इतने हिस्से को हम सोल्व करके दिखा रहे हैं। उसके बाद log, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, देखो ये माइनस का, तो क्या करेंगे log ऑफ a माइनस एक्स, माइनस का साइन हो तो जो सेकंड फैक्टर वो कहां पे आ जाएगा, डिवाइडेड में b माइनस एक्स। क्लियर हो गया आपका। तो यही देखो हमने लिखा है log ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स, देखो यहाँ पे हमने कर दिया। क्लियर हो गया। तो सिर्फ इतना ही हमने किया था इस अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे, और ये आपको अलग से लोगरिथम के जो फार्मूले थे वो आपको बता दिए गए हैं। आप इन चीजों को भी अपनी कॉपी में साइड बाय साइड, जो पेज के जो शीट होती है ना, देखो अपने जब भी आप ये डेरिवेशन अपनी कॉपी में डिराइव करें तो साइड में अपनी एक लाइन लगा के देखो इस टाइप से, और साइड में आप लिखते रहा करें। और इवन इन एग्जामिनेशन के अंदर भी आप ऐसे लिख दिया करें कि हमने ऐसा क्यों लिखा कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, ऐसे करके आप लिख दें ताकि हर चीज क्लियर होती हुई चले। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम कंडीशन लगाएंगे। मींस कंडीशन क्या, व्हेन टाइम इज जीरो द वैल्यू ऑफ x इज जीरो। देखो व्हेन टाइम इज जीरो था, टेबल में देखें x की वैल्यू क्या थी, जीरो, बेसिक फैक्ट है ये। तो अब इसको पुट कर दें, बोलो क्या पुट करें, t की जगह जीरो। देखो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, t की जगह जीरो, देखो यहाँ पे ये t जीरो हो गया, तो ये फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद x की जीरो, देखो यहाँ पे x ये भी जीरो, यहाँ पे x ये भी जीरो। तो व्हेन टाइम इज जीरो x इज जीरो, तो देखो क्या बच गया, 1/a माइनस बी, देखो ये सच बच गया। यहाँ पे क्या बचा, log a डिवाइडेड बाय b, देखो यही आपका बचा। आगे क्या बचा, इज इक्वल टू, बोलो क्या, ये कांस्टेंट जिसको हमने c से लिख रखा था, इतना फैक्टर ही बच गया। जब आपने क्या लगाई कंडीशन, कंडीशन क्या लगाते हैं, बड़ी बेसिक सी कंडीशन टेबल वाली, व्हेन टाइम इज जीरो देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ आप क्या करना होता है आपको, यहाँ पे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट जो आपका c था यहाँ पे कांस्टेंट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जो ये वैल्यू है यहाँ पे, देखो ये इतनी वैल्यू, इसको कहाँ पुट करें, इसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे पुट कर दें आप यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर। तो ये बचा हुआ फैक्टर तो देखो ऐसा रहेगा ना, देखो हमने वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद देखो केटी के आगे देखो ये जो फैक्टर आया है, देखो ये इतना फैक्टर, ये कौन है, यही सी तो है, और चीजें तो इक्वेशन नंबर 1 देखो एज सच है आपकी, बची हुई इक्वेशन बोलो क्या आपकी बिल्कुल एज सच है। तो ये चीज देखो यहाँ देखो आ चुकी है आपकी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो सिंपल अब सोल्व करते ही चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, और कोई ऐसी बड़ी बात अब होगी नहीं। यहाँ पे केटी को एक साइड में रख ले, देखो केटी को एक साइड में हमने रख लिया, और बचा हुआ जो हमारा फैक्टर था, देखो ये जो फैक्टर था, देखो ये इसको दूसरी साइड में ले जाए, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये जब इधर आएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, माइनस। देखो ये माइनस बन गया, और ये चीज आपकी एज सच हो गई। क्लियर हो गया। ये अगली स्टेप भी आप समझ में आपको आ गई होगी। केटी को एक साइड में रखा, ये पूरा फैक्टर दूसरी साइड में जाके यहाँ पे कैसा साइन आ गया, बोलो माइनस। अब बोलो कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको दोनों में, बताएं। देखो केटी एज सच है, के इधर रख लेंगे, टी को नीचे ले आएंगे, देखो ऐसे डिवाइड में, चाहे अगली स्टेप में ले आए चाहे उससे अगली स्टेप में ले आए, वो आपकी मर्जी है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज बोलो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, देखो एक तो ये देखो आपको दिख रहा है पार्ट, दैट इज वन पार्ट, एक ये सेकंड पार्ट है, बीच में देखो माइनस का साइन है, देखो ये माइनस का साइन। कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है इसमें भी देखो 1/a माइनस बी, और इधर भी 1/a माइनस बी, इसको कॉमन ले लेते हैं हम। देखो ये हमने कॉमन ले लिया, बोलो क्या कॉमन लिया, 1/a माइनस बी, देखो ये हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, log ऑफ, देखो ये वाला फैक्टर बच गया अंदर ब्रैकेट में, देखो ये रहा, और दूसरा log a/b, देखो ये रहा दूसरा फैक्टर, ये आपके अंदर रह गए। अब हम क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं, बोलो दोनों के अंदर बीच में बोलो कैसा साइन है यहाँ पे, माइनस। बोलो माइनस का साइन हो तो क्या करते हैं, जल्दी बताएं, शाबाश। माइनस का साइन हो तो चीज डिवाइड में आ जाती है। देखो इसको इकट्ठा अगर हम लिखें, देखो सिर्फ इस पार्ट को लिख के दिखा रहा हूँ, log ऑफ, देखो a माइनस एक्स, और बोलो ये कौन है, b माइनस एक्स। और जब हम ये माइनस का साइन है तो इसको हम क्या करेंगे, बोलो डिवाइडेड में। डिवाइडेड का मतलब देखो इस पूरे के ऐसे डिवाइडेड में देखो हम ले आएंगे यहाँ पे, तो डिवाइड देखो ऐसे कर दिया, a/b। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो b ऊपर आ जाएगा और a कहाँ पे, बोलो नीचे। क्लियर हो गया ऐसे। तो ये बेसिक रूल होते हैं आपके मैथमेटिक्स के जो आपको आते हैं। तो जो हमने इसको इकट्ठा करेंगे कॉन्डेंस फॉर्म के अंदर, तो log a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बोलो b/a। देखो इसी को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं करेक्ट करके,
तो देखो मल्टीप्लाई का साइन और बोलो क्या आ गया, बी अपॉन ए। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे अभी तक बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, देखो ये जो बी है, देखो ये जो बी दिख रहा है, इसको इसके साथ ले आए, या पहले या बाद में कहीं पे भी, ए को इससे आगे लगा दें, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लगेगा लिखने में। और सेकंड टी को देखो हम नीचे ले आए, और जो एल एन फॉर्म है, देखो एल एन फॉर्म, एल एन को हम क्या कर सकते हैं, एल एन किसके इक्वल होता है, इसको बेस 10 की फॉर्म में जब कन्वर्ट करें तो 2.303 LOG बेस 10, बेस बोलो क्या 10, कि ये इक्वल होता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है जो एल एन, क्योंकि हमारे पास जो टेबल अवेलेबल होती है बुक के अंदर भी, वो लॉग टेबल होती है LOG। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारी बन गई। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, जो एल था देखो यहाँ पे, ये इसको इसमें किस में कन्वर्ट किया, 2.303 LOG, सिर्फ इतना लिखा हमने, ताकि हम लॉग टेबल से जो भी न्यूमेरिकल आए उसमें हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वही देखो बी को इससे पहले लिख दिया यहाँ पे सिंपल, ए को इससे पहले लिख दिया, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। बोलो किसका बना, रेट कांस्टेंट का फार्मूला, किसके लिए, फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए भी कब, when we have two different reactant, एक रिएक्टेंट A है और दूसरा रिएक्टेंट आपका क्या है, बोलो B है। तो इस स्टेप से आपने डेरिवेशन देखे फॉर द रेट कांस्टेंट K फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अंडर टू डिफरेंट कंडीशन। एक पहली कंडीशन क्या थी, when the two concentration जो टर्म थी वो सेम रिएक्टेंट की थी, 2 moles of A react to give the product, यहाँ पे 1 mole of A react with 1 mole of B to give the product। तो दोनों के डेरिवेशन आपने डिराइव कर दिया। अभी देखो जो हमारा ये फार्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ है, अब इसमें हम देखो हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, कि अगर हम किसी भी एक रिएक्टेंट, दो जो रिएक्टेंट हैं ए और बी, दोनों में से किसी एक को एक्सेस में ले लेंगे तो क्या होगा, या कोई और कंडीशन हम लगा के अभी देखो बताते हैं, तो उससे देखो हो क्या जाएगा। अब देखो एक दूसरी फॉर्म और देखो इसके कन्वर्ट करने की जो मैंने बताया था, बताओ क्या बताया था आपको, कि जो बी है देखो स्मॉल बी या स्मॉल ए, व्हाट इज दैट, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। बोलो स्मॉल बी को कैसे लिखा, बी नोट से, स्मॉल ए को कैसे लिखा, ए नोट से। और व्हाट इज ए माइनस एक्स, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, उसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ए से। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर द टाइम टी, बी माइनस एक्स लिख दो या सिंपली बी लिख दें इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेज होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। अब इसके बाद देखो अब हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। देखो यही सेम फार्मूला हमने लिख दिया जो अभी अभी हमने डिराइव किया था फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग द टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। अब देखो इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, और हम एग्जांपल के तौर पे ये मान लिया इफ द बी इज ग्रेटर देन ए, बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो देखो जब किसी की वैल्यू ज्यादा हो तो जो दूसरा फैक्टर उसके साथ है प्लस या माइनस में, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बी तो एक्सेस में हो गया, तो दूसरा फैक्टर उसके अंदर जो हम ऐड करेंगे उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको कहाँ पे क्या दिख रहा है वो आप देखते चले जाएं, देखो स्टेप बाय स्टेप। देखो ए बी कहाँ पे दिख रहा है, बी तो देखो एक तो इस फैक्टर में दिख रहा है टी के, यहाँ पे ए माइनस बी। एक कहाँ पे दिख रहा है बोलो बी, एक बी यहाँ पे दिख रहा है देखो बी माइनस एक्स। तो क्या करें दोनों ही जगह पे, तो बी माइनस एक्स, तो एक्स को आप एक्सक्लूड कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ए माइनस बी में ए को नेग्लेक्ट कर देंगे ऐसे, तो माइनस बी बच जाएगा आपका वहां पे। तो देखो इन चीजों को अब हम लिखते हैं और देखिए हमारे पास आया क्या, बचा क्या, देखिए ध्यान से। ए माइनस बी इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, बी, बी मीन्स माइनस बी। सिमिलरली बी माइनस एक्स इज नियरली इक्वल टू बी रह जाएगा, जैसे अभी आपको बताया गया था। इस वैल्यूज को इनको पुट कर दें, देखो हमने पुट किया तो क्या रहेगा, टी ब्रैकेट में माइनस बी, और इधर लॉग ऊपर तो एज सच रहा, और नीचे क्या बच गया ए, और बी माइनस एक्स का सिर्फ बी बच गया। बी से क्या हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी से क्या हो गया, बी कैंसिल हो गया। तो बताएं क्या बच गया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, और देखो माइनस का साइन भी है यहाँ पे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो k इज इक्वल टू माइनस 2.303 डिवाइड बाय, देखो इधर बीटी है और इधर क्या बच गया, ऊपर कौन है a माइनस एक्स, नीचे कौन है a। अब एक चीज और है, बड़े ध्यान से देखिए, अब साइन माइनस का है, अगर हम इस माइनस के साइन को प्लस कर दें, प्लस कब हो सकता है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये फैक्टर है लोग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a, अगर हम इसको रिवर्स करके लिख दे तो ये जो माइनस साइन है बोलो ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम प्लस। देखो हमने प्लस का साइन हो गया यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाय बीटी एच सच, और जो इधर हमने लॉग लिखा था लॉग a माइनस एक्स डिवाइड बाय, इसको देखो रिवर्स कर दिया था हमने, तो क्या बन गया बोलो a अपॉन a माइनस एक्स, देखो माइनस बिकम प्लस, सिंपल मैथमेटिक्स। उसके बाद अब क्या करें, देखो ये b है बिकॉज b इज टेकन इन लार्ज एक्सेस,
और K इज आल्सो कांस्टेंट। जिसको आप लार्ज एक्सेस में ले लें, इट मींस उसकी कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सेस में है। एक्सेस मींस वो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। तो B इज ए कांस्टेंट वैल्यू, K इज ए कांस्टेंट वैल्यू। इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहां ले आए तो K मल्टीप्लाइड बाय B और रिमेनिंग फैक्टर आपने लिख दिया 2.303 डिवाइड बाय T log A अपॉन A माइनस X। के बी को मल्टीप्लाई करेंगे एक न्यू कांस्टेंट जिसको हम के डैश कह देंगे। नाउ व्हाट इज द फार्मूला? ये फार्मूला किसका है? सोचें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने डेरिवेशन डिराइव किया था, बन गया ना वही फार्मूला, के डैश इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दैट इज द फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो ये फार्मूला हमें कब मिला? जब हम दो में से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी एक जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को आप एक्सेस ले सकते हैं। तो एक्सेस में ले लेंगे तो नाउ द फार्मूला ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नाउ बिकम्स दैट ऑफ, बोलो क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि hence we can say that if one of the reactant is in excess then the second order reaction becomes the first order reaction। इसके बाद नेक्स्ट हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे ग्राफ प्लॉट किया था किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए भी। तो देखो ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना पीछे, तो K इज इक्वल टू 1/T x डिवाइडेड बाय ये A नोट लिखा, A नोट की जगह आपने देखा होगा हमने यहाँ पे E लिखा था, ये जो कैपिटल A है इसकी जगह बोलो क्या था वहां पे A माइनस एक्स, आपने ध्यान दिया होगा। यानी आप ये याद कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर का फार्मूला फॉर जब हमारे पास बोलो क्या हो, दो आपके सेम रिएक्टेंट होते हैं या डिफरेंट रिएक्टेंट होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर देखो फार्मूले, देखो आपको बता दें, देखो ये फार्मूले थे आपके, ये आपको देखो दिख गए यहाँ पे। तो ये बोलो फार्मूला किसके लिए था? जब दो रिएक्टेंट बोलो क्या थे आपके, बिल्कुल सेम थे यहाँ पे। तो टू डिफरेंट नहीं है, टू बोलो क्या आपके पास यहाँ पे सेम, आप कर लेंगे हेडिंग के अंदर, दोनों रिएक्टेंट सेम है। तो जो पहले वाला डेरिवेशन था क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, देखो सिंप्लीफाई, नेक्स्ट स्टेप मैथमेटिक्स, के टी को आप ऊपर ले गए यहाँ पे, तो के टी इज इक्वल टू एक्स के डिवाइडेड में है दोनों चीजें, ए नोट और ए आपने सेपरेट कर दिया, ए एक्स अपॉन ए नोट प्लस में एक्स अपॉन ए, सिंपल मैथमेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, देखो एक्स अपॉन ए तो एज सच रखा, और जो दूसरा फैक्टर था एक्स अपॉन ए नोट, इसको आप दूसरी साइड में ले गए केटी वाली साइड में, तो केटी के साथ माइनस का साइन आ गया देखो, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू केटी माइनस एक्स अपॉन ए नोट। अब इसके बाद अब क्या करें, देखो अब बड़ा सिंपल सी चीज आ गई, हमें तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो y कौन है यहाँ पे? y तो देखो आपका ये फैक्टर बन गया, देखो दैट इज y, दैट इज इक्विवेलेंट टू y। और mx कहां पे है? देखो ये रहा आपका mx, और ये फैक्टर क्या है? दैट इज c, दैट होल इज c। क्लियर हो गया? तो अब ये बताएं y इज इक्वल टू mx प्लस में c में जो x है, x के साथ कौन है? देखो y कौन है? दैट इज x अपॉन a। x कौन है यहाँ पे? t, देखो ये t के साथ कौन लगा हुआ है? k, दैट इज द स्लोप। x के साथ जो ये बची हुई जो वैल्यूज होती है दैट इज स्लोप, और यहाँ पे जो c बच गया दैट इज इंटरसेप्ट। अब देखो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये हम ग्राफ लेंगे, एक हमने ये y एक्सिस लिया देखो यहाँ पे, एंड अदर वन इज द x एक्सिस। आपका जो x एक्सिस है इसके ऊपर बोलो आप क्या लेंगे? x एक्सिस के ऊपर आप लेंगे यहाँ पे x अपॉन a, y एक्सिस के ऊपर आप क्या लेंगे बोलो यहाँ पे टाइम t। अब उसके बाद ये बताएं कि mx से पहले यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस? देखो यहाँ पे इसके अंदर kt से पहले mx इज इक्वल टू kt है, तो प्लस का साइन है, तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो देखो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, देखो x अपॉन a हमने लिख दिया, और इधर बोलो क्या लेंगे? दैट इज टाइम एक्सिस, ये t लिख दिया, स्लोप इज पॉजिटिव। देखो स्लोप पॉजिटिव है, देखो एक प्लेन रोड होता है, अगर चढ़ाई हो ऊपर की तरफ जाए स्लोप इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ ढलान में आए स्लोप इज नेगेटिव। वो यहाँ पे हमें पता चलता है साइन से। तो यहाँ पे आपने जो साइन देखा, जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप कौन है बोलो यहाँ पे? देखो ये जो kt फैक्टर था t के साथ, तो आप t तो आपका x हो गया, और ये जो k है दैट इज स्लोप। k बोलो कौन है आपका यहाँ पे? दैट इज स्लोप। अब जो स्लोप आखिर किसके इक्वल होता है? जो स्लोप होता है आपका दैट इज इक्वल टू tan थीटा।
स्लोप किसके इक्वल होगा, tan थीटा। और आपने पढ़ा है ना ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, दैट इज अबाउट द साइन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अबाउट द कोस, लास्ट वन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज अबाउट द tan। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा मींस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मींस वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस, और बेस मींस एक्स एक्सिस, ऊपर जो आप वैल्यू लेंगे। देखो इस टाइप से तो स्लोप आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इस टाइप से, ये हमने कहीं पे भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें, इधर ये ड्रा कर दी, तो ये जो आपके पास आया यहाँ पे, देखो ये बोलो कौन है, दैट इज द एक्स एक्सिस वैल्यू, और ये बोलो कौन है, दैट इज द एक्स एक्सिस वैल्यू। ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वाई अपॉन एक्स, अगर हम इस वैल्यू को भी वाई मान ले और इस वैल्यू को हम एक्स मान लें, तो y अपॉन एक्स इज कॉल्ड tan थीटा, y अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा एंड दैट इज स्लोप, और स्लोप यहाँ पे क्या है, दैट इज k। ऊपर इक्वेशन में आप देखें जो हमने ऊपर लिख रखा है, दैट इज स्लोप दैट इज k, ये k की इक्वल है, तो k किसके इक्वल हो गया, y अपॉन एक्स। तो ग्राफ से आपके पास y की वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए, अब y को x से डिवाइड कर दें, मींस आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई, या ये डायरेक्ट आप कह दें आपके पास k की वैल्यू आ गई, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू k होता है और स्लोप tan थीटा के इक्वल भी होता है। स्लोप इज इक्वल टू बोलो क्या, tan थीटा ऊपर हमने बताया था, और स्लोप इज इक्वल टू k भी है, तो मींस ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं। आप क्या कह सकते हैं, tan स्लोप इज इक्वल टू k, या tan थीटा जैसे हमने बताया, तो tan थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स है, तो k इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो इस टाइप से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज k, एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द स्लोप वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट k। सिमिलरली अगर हमारे पास टू डिफरेंट रिएक्टेंट हो तो क्या करें, तो दो डिफरेंट अगर रिएक्टेंट होते हैं तो फार्मूला देखो हमारे पास दो डिफरेंट रिएक्टेंट वाला जो फार्मूला है हम वो लिख देंगे यहाँ पे। बोलो वो फार्मूला क्या था, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t a नॉट माइनस b नॉट log b नॉट a डिवाइडेड बाय a नॉट p। देखो ये वही चीज है, b नॉट तो बोलो क्या था यहाँ पे b था, और a क्या था बोलो यहाँ पे a माइनस एक्स, आपको ध्यान होगा। ऐसे a नोट क्या था बोलो, दैट इज a, और b क्या था बोलो यहाँ पे b माइनस एक्स, अब आपको याद आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो t है इसके ब्रैकेट में बोलो यहाँ पे क्या a नोट क्या होता है, a नोट इज a, और b नोट बोलो क्या होता है b, यहाँ पे ये वैल्यू थी आपकी, सिंपल। तो पीछे हमने ऐसे लिखा था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन अप्लाई करें, इसी टाइप से जैसे हमने इंटर कन्वर्ट आपको करके दिखाया था, सिमिलरली आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में, और आप स्लोप की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं इन द सिमिलर पैटर्न। आप आराम से अपनी कॉपी में करके देख लेंगे। अब हम लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर टू डिफरेंट, नहीं यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही करेक्शन कर लें, दैट इज द टू सेम रिएक्टेंट्स के लिए फॉर्मूला था k इज इक्वल टू 1 अपॉन t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, ये फार्मूला था आपका। आप इन फार्मूलों को अब याद जरूर कर लें, क्रैम कर लें आप इन्हें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने होते हैं इनके ऊपर। जैसे आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला याद किया था, k इज इक्वल टू x अपॉन t, फर्स्ट ऑर्डर का आपने याद किया था k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 2 t log a अपॉन a माइनस एक्स। सिमिलरली ये फार्मूले हैं आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इनको भी आपको याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है, हाफ लाइफ का मतलब होता है द टाइम इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ। तो मींस यहाँ पे देखो x एच रहा, a एच है, a माइनस एक्स क्या है, what is a minus x, a minus x means the concentration of the reactant after time t। तो जब हाफ लाइफ पीरियड की हम बात करते हैं, तो जब टाइम हाफ लाइफ जितना हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, t मींस t हाफ के बाद a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो आधी हो गई। शुरू में कितनी थी, a मान रखी हमने a मोल्स पर लीटर, तो आधी का मतलब देखो अब हम वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं। देखो उसी टाइप से टाइम ये 0 a x, देखो टाइम t हाफ, तो हाफ तो देखो ब्रेक डाउन हो चुका, तो बच कितना गया, a माइनस एक्स मीन्स a माइनस a बाई टू इज इक्वल टू a बाई टू। अब इसको सिंपली पुट कर दें वैल्यूज के अंदर, देखो x की वैल्यू क्या थी बोलो, a बाई टू, देखो हमने पुट कर दिया ऊपर,
सिमिलरली यहाँ पे पुट किया a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई a/2। तो अब क्या करें, a/2 से a/2 बोलो क्या हो गया, कैंसिल। तो बोलो क्या बच गया, आपका बच गया t हाफ इज इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाइड बाय 1/a। मींस हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है, क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता, डिपेंड करता है। डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको दिख रहा 1/a में है। तो मींस द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग द टू सेम रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली आप हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर द टू डिफरेंट रिएक्टेंट का देखो जो फार्मूला था, आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बोलो कहां कहां पुट करेंगे, आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हर जगह आप पुट कर देंगे a/2, x की वैल्यू पुट कर दें a/2। देखो ऐसे पुट करना है आपको, x की जगह पे a/2। तो फिर जो भी आपके पास बोलो ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस a/2, तो a/2 रह जाएगा, नीचे b/2 आपका रह जाएगा। देखो अगर आप पूरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t इंटू a माइनस b। देखो इस टाइप से, और ब्रैकेट में बोलो क्या है log, ऊपर बोलो क्या बचेगा b, और मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या आएगा a/2, नीचे बोलो क्या बचेगा a। यहाँ पे आप जो x की वैल्यू है उसको ऊपर a है तो a/2 कह दे, और नीचे b है तो आप ये कह देंगे b/2। देखो a और बोलो क्या बच जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय b/2। देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। तो अभी इससे क्या होगा, देखो a से a आपका कट जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, ये से ये कट गया, log 1 रह गया। log 1 क्या होता है पता है, log 1 क्या होता है, log 1 इज 0। तो इस टाइप से आप वैल्यू को पुट करके, या हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे स्पेशल, अलग अलग कंडीशन लगा के, वो तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे, किस फॉर्म में पूछे, तो अकॉर्डिंगली आपके पास डेरिवेशन आपका डिराइव होके आ सकता है। तो मेन आपके एग्जाम में जो आता है दैट इज अ हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्टेंट आर टू एंड दीज टू रिएक्टेंट आर सेम। तो देखो ये वाला फार्मूला आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है कि टी हाफ इज इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाइड बाय 1/a। ये इस टाइप से आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, देखो एक ही वैल्यू अगर हम पुट करते, देखो यहाँ पे देखो मैं दोबारा आपके सामने देखो पुट करके दिखा दूं इस हिस्से में कि b और मल्टीप्लाइड बाय a/2 लिख दे हम, ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पे जो भी वो कहें कि इसको आप हाफ माने, b/2 माने, या जो भी माने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो b माइनस, जैसे मैंने क्या कहा था b/2, तो क्या बचेगा b/2 ही बचेगा ये यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था। तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट अपनी कॉपी के अंदर करके इसको देख लेंगे। सो दैट इज अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर, किसके ऊपर, मेन रेट कांस्टेंट हमने डिटरमाइन किया, के की वैल्यू हमने डिटरमाइन की फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जब दोनों रिएक्टेंट सेम थे और जब दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट थे, दोनों केसेस। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड का भी फार्मूला हमने डिराइव किया, ग्राफ भी हमने प्लॉट किए, और जिससे हमने कैसे शो किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप। तो ये चीजें आपके एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है और वैसे भी आपसे डिराइव करवा सकते हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द डेरिवेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द हाफ लाइफ पीरियड अलोंग विद द ग्राफ। थैंक यू।